भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं से जो है वो लेक्चर जो है वो आगे बढ़ा देंगे। डिफ्रैक्शन के लिए क्या खास खास बातें जहन में होनी चाहिए? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और जो थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल है उनका कंपेरेबल होना जरूरी है। तभी मैंने कहा था कि लाइट की वेवलेंथ क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना, या साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है लिहाजा साउंड का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना हमारे लिए बड़ा आसान सा काम है। वी डू ऑब्जर्व दैट। लेकिन अगर आप बात करेंगे लाइट की, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, लिहाजा हमें वो ऑब्स्टिकल चाहिए जिनकी वेवलेंथ या जिनकी थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो। तो हमने कहा कि हम एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में तकरीबन 1 सेंटीमीटर में आप 2000 लाइनें तक बना देते हैं और आप एक पैरामीटर कैलकुलेट करते थे ग्रेटिंग एलिमेंट। कैसे निकालते थे? आप कहते थे लेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को नंबर ऑफ लाइन से जो है वो डिवाइड किया जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 2000 लाइन बनाते थे तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट कितना आता था? 5 एक्सपोनेंट -6, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ 10 पावर -7 हुआ करती है। ठीक, फिर हमने पार्ट डिफरेंस पढ़ा, डी साइन थीटा। फिर सबसे एंड में हमने एक बात कही कि अगर आप डिफ्रैक्शन में पैटर्न देखेंगे बैंड्स का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो सेंटर होता है वो वाइड होता है। ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बिल्कुल इसी तरह सेंटर के नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक, हमें क्लास आज यहां से शुरू करनी है। बस लास्ट टाइम वाली एक बात रिपीट कर दूं कि डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होगी वो बैंड की एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे सेंटर से ऊपर जाएंगे वो कम हो जाएगी, नीचे जाएंगे वो कम हो जाएगी, सेंटर में वो मैक्सिमम होती है। ठीक, यहां तक की बातें तो वो बातें थी जो हमने लास्ट टाइम तक जो है वो डिस्कस कर ली। आज हमें अब डिस्कस क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की ही बात कर लेते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि मैंने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सेटअप किया और मैं ये जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर में देख पाऊंगा, क्या मतलब है? देखिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमें मालूम है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। अच्छा, लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो आप यूज करेंगे, यानी वो कांस्टेंट है। डी का मतलब है ग्रेटिंग एलिमेंट, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर जो ये एम है, ये बेसिकली एम डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइन थीटा के ऊपर। साइन थीटा के ऊपर इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर वेवलेंथ भी कांस्टेंट रहेगी और ग्रेटिंग एलिमेंट भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो थीटा है ये आपको क्या बता रहा है? ये बैंड का एंगल बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला बैंड है तो M1 होगा, थीटा 1 कहलाएगा, यानी पहला बैंड थीटा 1 पे बना। दूसरा बैंड है तो M2 होगा, तो उसके लिए एंगल थीटा 2 होगा। आप मुझे बता सकते हैं साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि मैं क्वेश्चन ई कैट वालों से पूछूं, इससे मैंने सवाल कर लिया। मैं एम कैट वाले बच्चों को शायद डायरेक्टली वैल्यू भी बता देता। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? जी अब्दुल्ला खान। सर 1 होती है। हाँ अब्दुल्ला, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। सर 1 होती है। बिल्कुल सही। देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर बढ़ता जाएगा, एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, ऑर्डर जो है वो बढ़ जाएगी। हमें जो है वो एक बात ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर कब तक बढ़ सकता है? जब तक साइन थीटा 1 नहीं बढ़ जाता। लिहाजा अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड या मैक्सिमम ऑर्डर निकालना है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड में और मैक्सिमम ऑर्डर में मामूली सा फर्क है। मैं इसी बात को जो है वो थोड़ा सा वाजे करना चाह रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कितने ऑर्डर आप देख पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे थीटा शुड बी 90, और हमें मालूम है साइन 90 कितना होता है? 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा एम इक्वल डी ओवर लेमडा। अब फर्ज करें मेरे पास किसी सेटअप में m की वैल्यू 4 आ गई।
n की वैल्यू 4 आने का मतलब है द लास्ट ऑर्डर दैट यू विल बी एबल टू ऑब्टेन इज फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम इज द लास्ट ऑर्डर दैट यू कैन अचीव, तो कोई मुझे बता सकता है असल में बैंड कितने नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर? अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मुझे मैक्सिमम 4 बैंड फोर्थ ऑर्डर नजर आता है, तो मैक्सिमम मुझे स्क्रीन पे बैंड कितने बनते हुए नजर आएंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अखलाक। सर या तो सलाम। 8 है 16 आएंगे। या तो 8 आएंगे या तो 16 आएंगे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। अभी 8 और 16 में बड़ा फर्क है, देखें। सर या तो स्क्वायर था या तो डबल था, अब मुझे ये चीज याद नहीं आ रही, स्क्वायर था क्या डबल था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम जो है वो गिनते हैं। फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम नजर आने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा, राइट? यस अच्छा, सर। 4 बैंड सेंटर से ऊपर बनेंगे, 4 बैंड सेंटर से नीचे बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। और एक सेंटर में जीरोथ ऑर्डर भी है। नो। बात बात क्लियर हो रही है? यस सर, यस सर। तो कितने बैंड बन जाने चाहिए? 9 बैंड। 9 बैंड बन जाएंगे। देखिए इस बात को समझ लें, एमसीक्यूज में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अगर मुझे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मैक्सिमम ऑर्डर 5 नजर आता है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 5 नजर आने का मतलब है कि मुझे फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। ऑर्डर 0 से शुरू हुआ है, तो 5 ऊपर बनेंगे, 5 नीचे बनेंगे, 10 हो गए, और बीच में एक 0 है, तो इसके अंदर मुझे 11 बैंड जो है वो नजर आने चाहिए। इसी तरह के आप सवाल भी सॉल्व करते, तो इस बात के बाद मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करवाऊंगा। सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल। डेली लाइफ में कभी डिफ्रैक्शन देखी है? या डे लाइफ तो ना कहें, अपनी आप ये कह लें कि जिंदगी में एक आध बार आपने शायद देख लियो, कराची में रहते हैं तो शायद कम ऑब्जर्वेशन ऐसी हो। क्या कभी कहीं पे डिफ्रैक्शन देखी? यस सर। जी अखलाक, कहाँ पे? सर नहीं देखी, मतलब मैंने वो उस तरह अच्छा नहीं। नहीं देखी। नहीं। चले मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो मेरे ख्याल से आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है वो सोलर इक्लिप्स था, और मेरे ख्याल से फुल था या पार्शियल था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोलर सर इक्लिप्स तो था। 90% से अबव था। सॉरी? 90% से अबव था। 90% से अबव था। एक टर्मिनोलॉजी थी, जब हम पहले बच्चों को बताते थे ना, बच्चे तो उस नाम से वाकिफ ही नहीं थे। आज तो बच्चा बच्चा जो है वो लफ्ज कोरोना से वाकिफ है। ठीक है। ये जो कोरोना है ना, ये सन मून और इनके एक्लिप्स से भी रिलेटेड है। कहते हैं कि जो सन है, सन के जो आउटर एटमॉस्फेयर है, वहां पे गैसेस मौजूद होती हैं, वहां पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर होता है। और आपको जो है ना वो कुछ इस तरह की इमेज नजर आएगी, मेरे पास इमेज मौजूद भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की, ये जो सन के अराउंड आपको नजर आ रहा है ना, ये डिफ्रैक्शन का रिजल्ट है। ये कोरोना कहलाता है। ठीक है, ये वो वाला कोविड-19 नहीं है जिसकी वजह से इस कोरोना का नाम सबको पता चल गया, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो कोरोना कहलाता है। एनीवेज, सोलर इक्लिप्स में सन के अराउंड आपको वो एक रिंग सी बनती हुई नजर आती है, ये सब जो है वो डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। बहुत रेयर एग्जांपल है। एक एग्जांपल और है। जब हम सेकेंड ईयर में इंग्लिश पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो वो लॉर्ड टेनिसन की बड़ी अगर मुझे गलत याद नहीं तो बड़ी फेमस लाइन थी, टू एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। शायद आप में से बहुत से बच्चों को वो लाइन कुछ इस तरह की थी, याद भी हो। अगर आप इन डार्क क्लाउड्स को देखें, तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो डार्क क्लाउड है, इनकी जो एजेस हैं, ये एजेस आपको सिल्वर नजर आ रही होंगी। ये जो सिल्वर नजर आ रही है, ये एडोब फोटोशॉप का कमाल नहीं है, ये सिल्वर होती भी है। और क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। जो लाइट है, क्योंकि क्लाउड बना है डस्ट पार्टिकल से, गैसेस से, मॉइस्चर से, ठीक, जब लाइट उन्हें हिट करती है तो वो इतने छोटे होते हैं कि वो उनके अक्रॉस बैंड हो जाती है। उस बेंडिंग की वजह से आपको तमाम जो डार्क क्लाउड्स हैं, उनके एजेस जो हैं वो सिल्वर नजर आएंगे। ये दोनों एग्जांपल जो है वो डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है, जो हम कभी ना कभी शायद ऑब्जर्व कर चुके हों या कभी ऑब्जर्व कर भी लेंगे। अब जरा बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए इस डिफ्रैक्शन के आपकी किताब में अगर मुझे गलत याद नहीं है तो टोटल 3 प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स के अंदर। एग्जाम्पल भी है, प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप उससे कुछ चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
हम पहले जो है वो कोई आसान क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहेंगे असल में। जैसे कि ये एप्टीट्यूड के हवाले से एक अच्छा सवाल है। देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, सवाल में आपको लैम्डा गिवन है, डिफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। देखिए जब आप थ्योरी में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो आप कहते थे 2000 का मतलब नंबर ऑफ लाइंस हो गई और ये 1 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ हो गया। हमें चाहिए एंगुलर डिविएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इमेज यानी एम इज 3। इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल, यानी हमें मालूम करना है कि जिस ऑर्डर के लिए एम 10 है क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे कि सबसे पहले डी निकाल लें। डी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। लेंथ इज 1 सेंटीमीटर जिसका मतलब होगा 0.01 मीटर डिवाइडेड बाय 2000, डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। ठीक, ये आपने डी निकाल लिया। फॉर्मूला हमारे पास होता था एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। बात हो रही है थर्ड ऑर्डर की, तो एम कितना पुट कर देंगे 3, लैम्डा मेरे पास कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम यानी -10, डी मेरे पास कितना है 5 एक्सपोनेंट माइनस 6, मुझे वैल्यू चाहिए थीटा की। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में आप 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 को लेफ्ट पे ले आइए और ये जो लिखा हुआ था आपके पास 3 इंटू 5.4, ये -10 क्या बन जाएगा -7, 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 इक्वल साइन थीटा। सिंप्लीफाई करना है, आप आसानी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 5.4, वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, तो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है कैसे कैसे सॉल्व करें। मैं सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के सॉल्व करवा रहा हूँ कि शायद आपको ये ऐसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें जहाँ कैलकुलेटर अलाउड ना, देन व्हाट यू वुड बी डूइंग। ये 5.5 है ना, अगर मैं इसे अपनी आसानी के लिए 5.5 कर दूं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बन जाएगा 3 इंटू 1.1 और ये बन जाएगा 10 पावर -1, क्योंकि -6 न्यूमरेटर में जाएगा +6 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1.1 इंटू 3 करेंगे तो क्या बनेगा 3.3 इंटू 10 इज पावर -1 इक्वल साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो थीटा है वो साइन इनवर्स ऑफ 0.33 है। क्योंकि अब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, आप आसानी साइन इनवर्स ऑफ 0.33 निकाल सकते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। देखिए अब की जाएगी अप्रोक्सीमेशन। कैसे, मुझे मालूम है कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 0.5, अब ये है 0.33, इसका मतलब मेरा आंसर 0 और 30 के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्योंकि वैल्यू 0.33 है तो इसका मतलब है कि एक अप्रोक्सीमेशन के तहत मेरा आंसर 15 डिग्री से ज्यादा आएगा और 30 डिग्री से कम आएगा। मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा, अगर किसी इंटेलिजेंट इंसान ने क्वेश्चन बनाया, वो आपका सिर्फ एप्टीट्यूड और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, तो वो वैल्यू देगा 14 डिग्री, वो वैल्यू देगा लेट्स से 20 डिग्री, वो वैल्यू आपको देगा 45 डिग्री, वो वैल्यू आपको देगा 60 डिग्री। तो अब आप जो है वो 19 या 20 डिग्री जो है वो आसानी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मेरा ख्याल है कि आपको ये वाला आइडिया जो है वो समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज कैलकुलेटर रहा है, आप आसानी यूज कर सकते हैं। सवाल सॉल्व करवाने का असल मकसद था ये दूसरा पार्ट, इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। देखिए इस 10th ऑर्डर इमेज का ताल्लुक इस अंडरस्टैंडिंग से जो मैं ऊपर देना चाह रहा था। जब भी वो कहेंगे ये बताएं 10th ऑर्डर इमेज बनेगा, क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाइए, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। अच्छा, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा में अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे एम लैम्डा डी साइन थीटा में वैल्यूज पुट, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एम की जगह क्या आ जाएगा 10, लैम्डा कितना था 5400 एक्सपोनेंट -10, डी था 5 एक्सपोनेंट -6 साइन ऑफ थीटा। अच्छा अब ये बन जाएगा आपके पास 5.4 एक्सपोनेंट -6, अगर आप गौर करें तो 5.4 इंटू 10 पावर -10, 5.4 एक्सपोनेंट -7 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा -6 बन जाएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे 5 एक्सपोनेंट -6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा।
-6 से -6 कैंसिल। एक चीज आप में से हर बच्चा ये करेगा कि 5.4 ओवर 5 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1। इसका मतलब है साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है 10th ऑर्डर इमेज इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते भी थे कि सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1 सो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल। सो हमारा इसका रिजल्ट अब क्या आने वाला है, 10th ऑर्डर इमेज इज नॉट पॉसिबल। मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो सेम क्वेश्चन देंगे, green light of wavelength 5400 angstrom is diffracted by grating having 2000 lines per centimeter. What is the maximum order that you can observe? तो अगर वो मैक्सिमम ऑर्डर पूछेंगे तो देखिए मैक्सिमम ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर m लैम्डा इक्वल d sin थीटा होता है। m मुझे मालूम करना है, लैम्डा इज 5400 एक्सपोनेंट -10, d इज 5 * -6 और मैंने क्या कहा था मैक्सिमम ऑर्डर के लिए थीटा कितना होना चाहिए 90। मुझे m की वैल्यू चाहिए तो ये बनेगा 5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 5.4 एक्सपोनेंट -7। अगले स्टेप में ये बनेगा 5 ओवर 5.4 इंटू 10 पावर 1। क्यों? क्योंकि -7 न्यूमरेटर में जाएगा, +7 बन जाएगा। अब ये जो 5 ओवर 5.4 है, आपने इसको सॉल्व करके इसका फैसला कर लेना है कि इसका आंसर आना क्या है। ठीक है, अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो एक बात है, वो आंसर आपके पास जो है वो 9 के आसपास आना चाहिए। क्यों 9 के आसपास आना चाहिए? देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पास न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5.4 है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, डेसिमल रिमूव कर दूं तो ये बनेगा 50 ओवर 54 इंटू 10। अब आप देख लें, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं किससे, 5 से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में जो है वो 11 आना चाहिए क्योंकि ये 55 है, और 10 ओवर 11 निकालेंगे तो मेरा ख्याल है 0.9 के करीब जो है वो आंसर आप निकाल सकते हैं। इवन इतनी अप्रोक्सीमेशन की ईकेड वालों को जो है वो नीड भी नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास जो है वो अलाउ है। आप तो डायरेक्टली यहाँ से भी जो है वो अंदाजा लगा सकते थे कि 5 ओवर 5.4 है, मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो 9 के आसपास ही आएगा। बस याद रखिएगा ये जो 9 है ये ऑर्डर है, क्वेश्चन क्लियरली पढ़ना है whether they are asking about order और number of bands, दोनों में फर्क है। ऑर्डर का मतलब होता है कि 0 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे, नंबर ऑफ बैंड्स का मतलब है कितने ऊपर बने कितने नीचे बने इंक्लूडिंग 0। ठीक, हमें जो है वो ये सारी बातें जो है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो ये वो चीजें हैं जो हमारे जो है वो जहन में होनी चाहिए कि डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन आपके पास आएगा किस तरह। ठीक, अच्छा, लेक्चर आपके सामने, अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन में मुझे 2-3 बातें और बतानी है जो मैं आज ही बताना चाहता हूँ। तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब तक आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक ही बच्चे का कैमरा ऑन था जो मैंने ऑफ कर दिया। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप बिहाइंड द सीन खाइए। अब आप कैमरा ऑफ कर दें। हाँ, आप पानी पीना चाहते हैं, आप जूस पीना चाहते हैं, आप कोई ड्रिंक पीना, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप अगर पी रहे हैं तो मसला नहीं है, आप कैमरे के ऊपर रह के पिए। लेकिन अगर आप कुछ खाना पीना कर रहे हैं तो आप कैमरा जो है वो ऑफ रख दें। जी, अगर किसी बच्चे के जहन में कोई कंफ्यूजन है इन बातों के हवाले से आप बिल्कुल पूछ लें, अदरवाइज मैं जो वो फिर आगे बढ़ जाऊँ। चले, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ा, हमें एक बात मालूम है, हमें ये बात मालूम क्या है कि जब आप बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तो हमें ऐसा ऑब्स्टिकल चाहिए था जिसकी थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो।
तो आपने कहा वो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग हो सकता है क्योंकि उसका ग्रेडिंग एलिमेंट 10⁻⁻6 है। अब अगर मैं डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करना चाहता हूँ एक्सरेज की, तो प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ है 10⁻10 मीटर की, वो एक ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं करवाई जा सकती। लिहाजा आज अगर आप एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करवाना चाहें, तो एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सॉल्ट क्रिस्टल। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। और डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सॉल्ट क्रिस्टल। अच्छा, अब सॉल्ट क्रिस्टल क्यों? अगर आप सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल देखें, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम यूनिट सेल पढ़ते रहे, तो जो सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल होता है वो क्यूबिकल इन शेप होता है। और क्यूबिकल इन शेप से क्या मुराद है, वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती थी, देखा। जो यूनिट सेल होता था वो कुछ ऐसा नजर आता था। इस यूनिट सेल में जो आयंस की अरेंजमेंट थी वो कैसी थी, मेरे पास सोडियम है यहाँ पर, फिर मेरे पास जो है वो क्लोराइड होगा यहाँ पर। तो मैं कह ये रहा हूँ कि मैं सोडियम को रेड से शो कर रहा हूँ, तो मैं सोडियम जो है वो पहले ऑल्टरनेट बहुत सारे बना ही देता हूँ। और यहाँ पर आपके पास जो दूसरा है वो क्लोराइड है, एक क्लोराइड यहाँ पे होगा, एक इधर होगा, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप जो है वो सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल देखेंगे, तो आपको उसमें सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल में सोडियम और क्लोराइड कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे। ठीक। अच्छा, ये जो दो आयंस हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। इस डिस्टेंस को आप नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक। यही लैटिस कांस्टेंट भी कहलाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। जब आप यूनिट सेल की बात नहीं करेंगे, आप एक बड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेंगे, तो जो लैटिस कांस्टेंट होता है वो यही डिस्टेंस है। क्योंकि सॉल्ट क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन करवाई जाएगी, लिहाजा इसी डिस्टेंस को आप ग्रेटिंग एलिमेंट या डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स का नाम भी देते हैं। अब अगर आप सोडियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा सा सैंपल लेंगे, तो सोडियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा सा सैंपल आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। कुछ इस तरह। अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, क्योंकि मैं क्रिस्टल को सिर्फ फ्रंट से देख रहा हूं, तो मुझे जो फ्रंट फेस का स्क्वायर है, जो फ्रंट फेस का स्क्वायर हो गया, यानी मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये स्क्वायर्स बनते हुए नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे जो है वो स्क्वायर्स बना देता हूँ। अच्छा, कोशिश मेरी है कि सारे स्क्वायर स्क्वायर लगे भी और एक जैसे भी लगे, लेकिन अगर ना लग रहा हो तो बुरा ना मानिएगा और ऐसे ही मान लीजिएगा कि ये स्क्वायर है। ठीक। आपको ये ऐसे नजर आएंगे। और फिर अरेंजमेंट कैसी है कि ऑल्टरनेट आपको सोडियम और क्लोराइड नजर आ रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले सोडियम बना दूं, और यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक। अब ये जो आइंस है ये सॉलिड है, आप इन्हें सॉलिड के तौर पे ट्रीट करें, ये लाइट के लिए सॉलिड सरफेस के तौर पे बिहेव करेंगे। इनके दरमियान की जो स्पेस है वो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट रीजन है। यानी अब अगर आप इस सॉल्ट क्रिस्टल को ये सामने रखा हुआ इसे इस तरह देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कुछ ऐसा पैटर्न, सोडियम आइन, सोडियम आइन, सोडियम आइन।
इनके दरमियान में मौजूद होगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड। तो ये बिहेव करेंगे लाइक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी कैसे? लाइट रे फॉल होगी। जब लाइट रे फॉल होती है तो उसने इस ऑब्स्टिकल के अराउंड क्या हो जाना है? बैंड हो जाना है। अगर आप जो है वो सिर्फ कहेंगे कि डिफ्रैक्शन इज बैंडिंग ऑफ लाइट, मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि बैंडिंग ऑफ लाइट एक अच्छा जुमला माना नहीं जाता, तो पूरा पूरा जुमला लिखिए, बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल। ये बैंड होगी, कुछ इस तरह बाहर जाएगी, ये हमारे लिए ए ग्रे हो गई। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी रे इस तरह ट्रेवल कर रही है, वो यहां पर आई, उसने इससे हिट किया, यहां से हिट करके वो बाहर निकलेगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक, ये हमारे लिए 2 हो गई। अब अगर आप 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 के दरमियान कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस की हमारी लॉजिक अभी तक वही है कि कम से ज्यादा पे आप क्या करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। तो कम से ज्यादा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब, अगर मैं ऑरेंज को ए ग्रे मान रहा हूं, पिंक को दूसरी मान रहा हूं, तो हमें नजर आ रहा है ऑरेंज की लेंथ कम है, पिंक की ज्यादा है। मैं सिर्फ डायग्राम का राइट वाला पोर्शन देख रहा हूं, अभी लेफ्ट वाला नहीं देख रहा। तो अब मेरे पास जो सूरत हाल होगी वो कुछ ऐसी होगी कि आपने कम से ज्यादा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मुझे नजर आ रहा है जो बाहर वाला हिस्सा है ये सारा, ये तो दोनों रे के लिए बराबर है। जो असल में पार्ट डिफरेंस है वो ये वाला हिस्सा है। अगर आप इस पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर जो दो आयंस के दरमियान का डिस्टेंस है वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, यानी स्मॉल डी। तो जो वर्टिकल लाइन है, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी। इस ए बी सी में आपको नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सा जो है वो बेहतर कर दूं, हमें नजर आ रहा है कि ये एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री इज एट पॉइंट सी। यहाँ पॉइंट ए मौजूद है, यहाँ पर पॉइंट बी मौजूद है। हमें नजर आ रहा है ए से बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट डी। हमें नजर आ रहा है कि बी से सी का डिस्टेंस हमारे लिए क्या है? पाथ डिफरेंस, राइट। अब रह गया ताल्लुक से वो सिर्फ एंगल का, कि ये एंगल जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना होता था? थीटा होता था। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अपना जो है वो सिर्फ काम जो है वो आसान कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास एंगल होगा, जो एंगल इनफैक्ट थोड़ा सा समझ ही लेते हैं ताकि किसी के जहन में कंफ्यूजन ना रह जाए। देखें, अगर मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉप कर देता, तो मैं इस डायग्राम में इसलिए कर रहा हूं ताकि डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फर्स्ट कर लें ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो फिर ये जो एंगल बच जाएगा ये आपके पास कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल होगा ये आपके पास क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। तभी मैंने कहा था कि ये एंगल आपके पास कितना होगा? थीटा। तो ए पर क्या मौजूद है? थीटा मौजूद है। आप इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन। साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया? पार्ट डिफरेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है। हाइपोटेन्यूज की जगह डी, तो पार्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा? डी साइन थी। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि जो पिंग वेव है उसने पार्ट डिफरेंस 2 दफा ट्रेवल किया, एक दफा आने में और एक दफा जाने में। तो एक पार्ट डिफरेंस वो है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, दूसरा वो है जिसे मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि क्रिस्टल का मतलब ही सिमेट्री हुआ करता है। तो दोनों पार्ट डिफरेंसेस इक्वल होंगे। लिहाजा आप यहाँ पर पार्ट डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था? 2d साइन थीटा, राइट। और जिसका मतलब होता था m लैम्डा इक्वल 2d साइन थीटा। शायद आपको याद आ जाए, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। जब कभी भी डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज का जिक्र होगा तो आपके जहन में सॉल्ट क्रिस्टल आना चाहिए, क्योंकि आप डिफ्रैक्शन को ऑर्डिनरी ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं करवा सकते एक्सरेज को। अगर आप एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाना चाहेंगे, यू नीड टू हैव सॉल्ट क्रिस्टल। और सॉल्ट क्रिस्टल में पार्ट डिफरेंस एक दफा नहीं 2 दफा होगा, एक दफा आते हुए और एक दफा जाते हुए। तभी एम लैम्डा डी साइन थीटा नहीं,
बल्कि m लैम्डा जो है वो 2d sin थीटा है। ठीक, तो सॉल्ट क्रिस्टल के हवाले से हमें ये वाली बात जो है ना वो समझ में आनी चाहिए। अब जब कभी भी न्यूमेरिकल में, इवन अगर वो सॉल्ट क्रिस्टल का जिक्र भी ना करें, अगर वो सिर्फ इतना कह दें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रेज, अंडरस्टूड है कि वो सॉल्ट क्रिस्टल से ही ऑब्टेन किया गया होगा। ठीक, अगर किसी के जहन में जो है वो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो हूँ वो आगे बढ़ जाऊंगा। चले, अगर किसी के जहन में कंफ्यूजन नहीं है तो फिर जल्दी से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो मुझे फौरन मिल जाए। जी, हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स इन सोडियम क्लोराइड। देखिए इन्होंने टर्म इस्तेमाल किया डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स। मैंने क्या कहा था? बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द आयन, डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स, लेटिस कांस्टेंट, ये सब के सब एक ही क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल d. How far apart are the diffracting planes in sodium chloride for which x-rays of wavelength ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल इस एंगल को कहते हैं जिसके ऊपर रे जो है वो सॉल्ट क्रिस्टल पे फॉल हो रही है, जो कि यहाँ पे थीटा था। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर लैम्डा आपको गिवन है 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। थीटा, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, ये 15 डिग्री 54 मिनट्स आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसे लिखेंगे 15 डिग्री प्लस 54 ओवर 60 डिग्री, क्योंकि आपको याद होगा 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। ठीक, कैलकुलेटर अलाउ है, बासानी आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा 15 डिग्री, वैसे तो ये वर्बली हो जाएगा क्योंकि 54 और 60 है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें 6 से तो ये बनेगा 9/10 यानी 0.9, या आ जाएगा 15.9 डिग्री, जिसको मैं अपनी अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या मान लूं? 16 डिग्री। फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे m लैम्डा इक्वल d साइन थीटा। m इज 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा इज 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10, d मुझे मालूम करना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 16। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? साइन 0 था, साइन 30.5 है। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि साइन 60 शुड बी अराउंड 0.25। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है तो आप वैल्यू जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक जो है वो अप्रोक्सीमेशन कर ली कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 0.5, क्योंकि 16 जो है वो 0-30 का ऑलमोस्ट सेंटर है, तो जो साइन आएगा वो भी ऑलमोस्ट मिड के आसपास ही होगा, तो वो 0.25 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप 0.25 को लेफ्ट पर लाएंगे तो d की वैल्यू क्या बननी चाहिए? 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 16। वैल्यू निकाल दी जा सकती है जो है वो बआसानी। ठीक, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखिए आप किताब के अंदर जो है ना वो डिफ्रैक्शन के आपको 2 प्रॉब्लम्स और नजर आएंगी, इवन सॉल्ट क्रिस्टल का एक क्वेश्चन और भी है। इसको जो है वो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, इसको जो है वो अटेम्प्ट जो है वो जरूर कीजिएगा, आपको जो है वो काफी आसानी रहेगी। ठीक है, हाँ, पहली बात, अगर यहाँ तक की बात जो है वो वाजे हो रही है, कोई बच्चा शायद कुछ पूछना चाह रहा है। सर, सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर आप एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाते हैं ना? जी जी। तो सर हम ब्रैग्स इक्वेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे 2d sin थीटा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? अच्छा, सही, तो ये बेसिकली 2 जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। मेरे ख्याल से कोई और बच्चा भी जो है वो शायद यही बात पूछना चाह रहा, सही है। Yes, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो ये होना चाहिए। अच्छा, तो मैं इसे सरसरिया पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ। 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 बार लिए इखलाक ने बड़ी अच्छी बात जो है वो पॉइंट आउट कर दी। याद रखिएगा जब आप सॉल्ट क्रिस्टल की बात करेंगे तो लाजमी तौर पे ब्रैग्स इक्वेशन अप्लाई होगी। इट शुड बी 2d sin थीटा, राइट? और
साइन 16 के हवाले से मैंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट जो वो 0.25 के बराबर आएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0.5, 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइड बाय, इनफैक्ट ये 0.25 के बराबर है साइन 16। 2 इंटू 0.25 करेंगे 0.5 बन जाएगा, ऊपर 1.5, इसका मतलब मेरा आंसर 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 के आसपास आना चाहिए। अब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अप्रोक्सीमेशन किया। अगर आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो जो सही आंसर, जो स्टैंडर्ड एंगल मुझे याद है, वो 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 है। ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन से 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 निकाला, बुरी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बशर्ते कि ऑप्शंस कैसे गिवन हो, 1 एक्सपोनेंट माइनस 10, 2 एक्सपोनेंट माइनस 10, 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10, 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 10, तो ऑब्वियसली मैं 2.8 को ही जो है वो मार्क कर लूंगा। तो हमें जो है वो ये बात आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अखलाक ने तो ये बात पॉइंट आउट कर ली। जब मैं न्यूमेरिकल आगे कंप्लीट करता ना और ये 2 मौजूद नहीं होता, तो मेरा आंसर जो है वो 6 के आसपास आता, मुझे क्लिक कर जाता कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, तो कभी कभार हमारी वर्किंग भी हमें ये बता देती है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आंसर कोई ऐसा आंसर है जो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल जी निकालना है 9.8, 25.6, 1.6 डिफरेंट सरफेसेस पे, या जैसे यहाँ पर डी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड था, मुझे वैल्यू याद है 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 होती है। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल की। चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल के हवाले से जो है वो एक अच्छा चैप्टर है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, बस जी यही अब्दुल्ला। कहना नहीं सर, बस यही कहना था कि येलो कलर से ना लिखे, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, येलो कलर से ना लिखो, ठीक, मैं अगली दफा जो है वो येलो से नहीं लिखूंगा। अच्छा, हाँ, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो देखिए, डिफ्रैक्शन में आपने दो तरह की डिफ्रैक्शन पढ़ी, एक होती थी फ्रेस्नेल और एक होती थी फ्रॉनहोफर। और वक्त हमारे पास 1 ही मिनट रह गया, लेकिन मैं सरसरी तौर पे बता दूं, अगली क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ पोलराइजेशन हो जाएगी, तो होपफुली दैट विल बी लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर 9। दोबारा याद दिला रहा हूँ, वो बच्चे जो अभी तक जो है वो क्लासरूम का भरपूर फायदा नहीं उठा रहे, फायदा उठाइए। आप वीडियो देखते हैं, आप वहां पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज भी एक्सप्लेन कर दे, आप कमेंट में बिल्कुल मेंशन करें, वो इसलिए बनाई गई है। वो कमेंट सेक्शन वहां पे इसलिए कि आप पेपर सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन मेंशन कर दें, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि सारे बच्चों को जो है वो फायदा हो। देखिए, डिफ्रैक्शन आपके पास दो तरह की थी, एक फ्रेस्नेल और एक फ्रॉनहोफर। जिस तरह मैंने चैप्टर 9 शुरू किया था ना, उसके बाद अब मुझे ये बात समझाने की नीड नहीं है। याद है, अगर सोर्स और ऑब्स्टिकल फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, और सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट पे हो तो वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? क्या आप मुझे कोई बता सकता है? सर अगर सोर्स और वो करीब होंगे तो वो सर्कुलर पाथ की तरह होंगे, अगर दूर होंगे तो प्लेनर होते जाएंगे। बिल्कुल सही। यानी हमने कहा था कि अगर सोर्स और ऑब्स्टिकल फाइनाइट डिस्टेंस में करीब है, तो जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट होंगे। और जब स्फेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट होता है, तो शायद आपको मेरे जुमले याद हो कि जो रेज ऑफ लाइट बनती हैं वो डाइवर्जिंग बन रही होती है, इस तरीके की, इस तरीके की बनेगी। ठीक, लेकिन अगर आपके पास सोर्स और ऑब्स्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गए, अब मैं सोर्स दिखा ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि सोर्स इज एट इंफिनिटी। जो वेव फ्रंट होंगे वो वेव फ्रंट आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होंगे, कुछ इस तरह। और जब आप प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर रेज ऑफ लाइट बनाएंगे, तो वो एक दूसरे के कैसे बनती थी? पैरेलल बनती थी। शायद आपको ये बात याद आ रही हो। तो अगर सोर्स और ऑब्स्टिकल फाइनाइट है, तो वेव फ्रंट सर्कुलर होंगे, रेज डाइवर्जिंग होंगी। जब रेज डिफ्रैक्ट होंगी, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा कि सब आफ्टर बेंडिंग एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम नाम देते थे किसका? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। इसके बरखिलाफ अगर ये रेस पैरेलल हुई, तो आफ्टर डिफ्रैक्शन भी ये एक दूसरे के क्या ही रहेंगी? पैरेलल। तो आप क्या करते थे? आप इनके रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस ला के रखते थे, जो कॉन्वेक्स लेंस इन रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता था जहां पर स्क्रीन होती थी। ये लेंस कहाँ, ये स्क्रीन कहाँ रखी जाती थी? लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे।
क्योंकि वो पॉइंट जहां पर तमाम पैरेलल रेज कन्वर्ज होती है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। याद है ऐसे लेंस का मैंने एक नाम बताया था, इनफैक्ट ये वाला लेंस नहीं, वो लेंस जो रेज ऑफ लाइट को पैरेलल बना दे, किसी के जहन में उसे क्या कहते थे? कॉलीमेटर। अब अगर इस डिफ्रैक्शन की बात करें तो ये डिफ्रैक्शन कहलाती है क्या? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अच्छा, अब आप कहेंगे सर लेबोरेटरी के अंदर तो फाइनाइट डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट कैसे बना है? तो लेबोरेटरी में क्या करते थे? आप सोर्स लेते थे, सोर्स के रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस रखते थे, ये सोर्स फोकस पे रखी हुई है, ताकि जो रेज यहां से निकलेंगी वो डाइवर्जिंग होंगी, लेकिन जब लेंस से पास होंगी तो क्या बन जाएंगी? पैरेलल। फिर इनके रास्ते में रखी जाएगी ऑब्स्टिकल, ये रेज दोबारा एक पॉइंट पर कन्वर्स करवाई जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है। फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में पहला डिफरेंस, सोर्स ऑब्स्टिकल फाइनाइट है, फ्रेस्नेल इनफाइनाइट है तो फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल में वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, फ्रॉनहोफर में प्लेन होगा, वहां पर रेज डाइवर्जिंग होगी, यहाँ पर रेज एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशंस हैं जो हमारे जहन में जो है वो होनी चाहिए। अगली क्लास हम जो है वो पोलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, आखिरी टॉपिक है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे फर्स्ट ईयर में जो आखिरी चैप्टर रिव्यू करना है दैट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज चैप्टर नंबर 10। तो अगली क्लास में हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट ना करूं, हम अगली क्लास में एक काम कर सकते हैं, हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 9 में अगर आप में से किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन से दैट क्लास विल बी अ काइंड ऑफ डाउट सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9, feel free to ask, we will discuss. If you won't be having any question like always, क्योंकि इस पूरी क्लास में मुझे लगता है कि आसिफ अब्दुल्ला खान और हमारे जो है वो अखलाक शेख ही जो है वो सिर्फ मौजूद थे, क्योंकि दो ही बच्चे हैं जिनका हैंड भी रेज होता है और जिनकी जो है वो शक्ल भी कभी कभार नजर आ जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको चैप्टर 9 में कोई डाउट है आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछिए। चैप्टर 8, चैप्टर 6 ग्रेविटेशन और वेव मोशन साउंड के हवाले से, क्योंकि अब उन्हें किए हुए टाइम हो गया, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो you can send me direct message or you can mention it on Google Classroom. I will see how can help you out. ठीक, लेकिन कोशिश करें कि अपने एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले अपने तमाम डाउट्स क्लियर कर लीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे के पास सबसे आसान एक्सक्यूज ये होता है कि टीचर ने पढ़ाया हमें समझ में नहीं आया। वैलिड भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हमें जो है ना सिर्फ ये चीज सोचनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका होना है। आपको समझ में नहीं आता आप बिल्कुल पूछिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो नुकसान जो है वो आपका ही होना है। तो थोड़ा सा जरा मुझे जो है ना वो इंटरेक्शन की कमी नजर आती है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चे जो है ना वो पार्टिसिपेट करें, क्लास बड़ी लाइवली सी रहती है। ठीक, तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो है वो पोलराइजेशन से शुरू करेंगे, और उसके बाद किसी के साथ में अगर कोई डाउट होगा रिलेटेड टू चैप्टर 9 वी विल सी, अदरवाइज वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। नाउ आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।